नमस्कार। मैं जे गंगाधर बीजीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद का हिंदी प्राध्यापक हूँ। नवनियुक्त रीडी ब्लाइंड के अंतर्गत मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। कराल कोरोना के इस काल में संकटमय विकट परिस्थिति में सभी स्थिति दुस्थिति में परिवर्तित हो गई है। लॉकडाउन के इस समय पर शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम सभी अंतर्जाल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शिक्षा ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं को स्वागत एवं सुस्वागत। अभी हम लोग देख रहे हैं डिग्री के सेकंड ईयर में यानी तृतीय सत्र अर्थात थर्ड सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हमको हिंदी काव्य निधि तथा हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। हिंदी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। महाविद्यालय के स्तर पर, स्नातक स्तर पर भी हिंदी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास एक सामान्य परिचय। यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पर तीन शब्द है। एक हिंदी है, दूसरा शब्द साहित्य है और तीसरा शब्द इतिहास है। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य की कहानी के बारे में हमको जानना है, जानकारी प्राप्त करना है। तीन शब्दों में पहला शब्द हिंदी है। हिंदी क्या है? सभी लोग जानते हैं, हिंदी एक भाषा है। एक ऐसी सशक्त भाषा है जो केवल भारत में नहीं, आज सारी दुनिया में, सारे विश्व भर पर अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। बोलचाल की भाषा के रूप में, व्यवहारिक भाषा के रूप में, व्यापारिक भाषा के रूप में, वाणिज्य भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में विस्थापित हुई है। हिंदी केवल कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास की भाषा ही नहीं है। हिंदी माने केवल कबीरदास, तुलसीदास, सूर, प्रेमचंद को ही पढ़ना नहीं है। हिंदी एक महासागर की तरह विस्थापित हो चुकी है। कालांतर में हिंदी की व्यापकता पर और भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। अब साहित्य क्या है? साहित्य हिंदी के या किसी भी भाषा में लिखा गया वो समग्र सामग्री आती है जिसको साहित्य कहा जाता है। सभी किताबों को साहित्य कहा जाता है। और एक कथन अनुसार साहित्य उसे कहा जाता है स हितम करोति तत् साहित्यम भवति, जो हित करती है। जिसको पढ़ने से, जिसको समझने से, जिसके पढ़ने के बाद आचरण करने से समाज का हित होता है, समाज का भला होता है, समाज को भला प्रदान करती है। और ऐसे साहित्य को हम लोग साहित्य कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि साहित्य तो एक मनोरंजक साधन है, साहित्य मनोरंजन करता है और मनोरंजन करने के लिए साहित्य पढ़ना चाहिए और समय को व्यतीत करने के लिए पढ़ना चाहिए। कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, नावल हो, आदि आदि कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। जिज्ञासा, जासूसी उपन्यास भी पढ़े जाते हैं। लेकिन साहित्य मनोरंजन के साथ साथ में, मनोरंजन के आधार पर भी समाज का भला कर सके, मानव में मानवता के गुणों का उद्धार कर सके, वही साहित्य है। बाकी का सब कूड़ा कचरा है। तो साहित्य के किताबों को, साहित्य के रचनाकारों को समझना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनकी कहानी ही इतिहास है। अब इतिहास में भी दो शब्द है, एक है इति और दूसरा है हास, इतिहास। और संस्कृत के जानकारी के आधार पर इतिहास, इतिहास, इति यानी यह, हास यानी है।
यह है, यह प्रामाणिक है, ये सबूत है, यह आधार है। जैसे इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन होता है, उसी तरह समाज के लिए, देश के लिए या किसी राष्ट्र के लिए उसका इतिहास, उसका प्रमाण होता है, उसका आधार होता है, उसका नींव होता है। उसी के आधार पर वर्तमान को सुधारा जाता है और भविष्य को संवारा जाता है। तो इसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हम लोग छोटी सी जानकारी और छोटा सा सामान्य परिचय हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने देखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधारभूत स्तंभ क्या है, और इसी के साथ पर हम लोग देखते हैं कि साहित्य क्या है। हिंदी भारत की राजभाषा और राजभाषा है। हिंदी एक ऐसी सशक्त भाषा है जो आज संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, और भारत के लोकप्रिय व्यापार, व्यावसायिक और शासकीय संपर्क भाषा के रूप में तो विस्थापित है, विद्यमान है। और हमारे विद्यालय के स्तर पर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक, पाठशाला से लेकर कॉलेज के स्तर तक हिंदी भाषा का हम लोग अध्ययन किया है, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, और इसका आदि का अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना है। इस तरह कविता, कहानी अर्थात गद्य या पद्य, कवि या कथाकारों के बारे में, अमुक रचना के प्रमुख रचनाकाल तथा रचनाकारों के बारे में, उस समय के देश काल वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही साहित्य का अध्ययन होता है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास माने हिंदी साहित्य की कहानी को जानना होता है। हिंदी साहित्य से मतलब हिंदी भाषा में लिखी गई वो समस्त सामग्री आती है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन को हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के लेखन में आधारभूत ग्रंथ क्या है, आधारभूत सबूत क्या है, आधारभूत प्रमाण क्या है। तो हिंदी साहित्य का लेखन जो 19वीं सदी के पूर्व भाग में आरंभ हुआ है। इतिहास लेखन के लिए मुख्यतः दो बिंदुओं के आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, एक अंतः साक्ष्य और दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत भक्त एवं संत कवियों के संबंध आधारभूत ग्रंथ आते हैं, और दूसरा कवियों के विषय काव्य संग्रह आते हैं, और साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं भी हमको आधार, ये अंतः साक्ष्य के रूप में, इंटरनल सोर्सेस के रूप में हमको दिखाई देते हैं। बाह्य साक्ष्य में साहित्य की समग्र सामग्री आती है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान आते, शिलालेख आते, वंशावलियाँ, प्रामाणिक आलेख, ये सभी हमको बाहरी क्षेत्र में यानी एक्सटर्नल सोर्सेस के रूप में हमको प्रामाणिकता के आधार पर, आधारभूत के आधार पर हमको मिलते हैं। और जनश्रुतियाँ, कही सुनी बातों के आधार पर भी हम लोग साहित्य के इतिहास को लेखन के लिए, साहित्य के इतिहास को जानने के लिए हमको ये सामग्री जुटाने में बहुत ही लाभप्रद, सुविधाजनक और सहायक सिद्ध होती है। और विभिन्न युगों की आंतरिक बाह्य परिस्थितियाँ भी हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और हिंदी साहित्य के प्रयास में हम लोग देखते हैं कि आरंभिक प्रयास कैसे कैसे हुए, किस किसने किया है, कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले प्रयास यानी प्रयत्न फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासा द्वारा किया गया है, ऐसा हमको माना जाता है। अब ये गार्सा दा तासा कौन है? ये फ्रेंच के विद्वान हैं। हम लोग सभी भली भांति जानते हैं हमारा भारत बहुत ही प्राचीन देश है, और ऐसे प्राचीन देश में ग्रीक, हून, शक इत्यादि से कई लोग यहाँ पर आक्रमणकारियों के रूप में, व्यापारी के कार्यों के रूप में, औपनिवेशिक के आधार पर यहाँ पर आकर बसे हुए रहे हैं। यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए नाना प्रकार से, नाना कारणों से यहाँ पर आए हैं। तो उनमें से फ्रेंच वाले, अंग्रेजों से पहले डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच वाले भी यहाँ पर व्यापार, वाणिज्य आदि आदि कारणों से आए थे। तो उसमें फ्रेंच वालों ने फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच के विद्वान गार्सा दा तासा, उन्होंने फ्रेंच भाषा में
इस्तवार द ला लिटरेचर आइंदुई आइंदुस्तानी नामक पुस्तक में उन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ष क्रमानुसार, वर्ष और क्रम के अनुसार उन्होंने यहाँ पर वर्णन करने का प्रयत्न किया है। गारसादा तासा के बाद शिव सिंह सिंगार द्वारा भी शिव सिंह सरोज प्रकाशित किया है, जिसमें 1000 कवियों का परिचय यहाँ पर और उनके उल्लेखनीय कविताओं का प्रवेश इस किताब में दिखाई देता है। उस जिस किताब का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसे शिव सिंह सेंगार ने लिखा है गारसादा तासा के बाद। और इसी क्रम में इसी कोटि को आगे बढ़ाते हुए कड़ी में देखते हैं कि 1888 में 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मैगजीन, जो बंगाल मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित किया था, व्यापार किया था, वाणिज्य किया था। वहाँ से राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अपनी सत्ता में हस्तांतर किया था और हमको पराधीन कर दिया था। तो आरंभ में उन्होंने बंगाल में एक बंगाल मैगजीन के नाम से एशियाटिक सोसाइटी की एक बंगाल मैगजीन छपती थी, उसका एक स्पेशल इश्यू विशेषांक के रूप में आज भी देखते हैं। त्यौहार के मौके पर और किसी उत्सवों के अवसर पर, किसी विशेष समय के अवसर पर, षाण्मासिक हो, मासिक हो या वार्षिक हो या त्रैमासिक हो, ऐसे विशेषों पर विशेषांक निकालते, स्पेशल इश्यूज निकालते। तो ऐसा ही एक स्पेशल इश्यू प्रकाशित हुआ था, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किताब का नाम दिया है। और उसमें उन्होंने कवियों और लेखकों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण करते हुए विभिन्न प्रवृत्तियों का उसमें समावेश किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के आरंभिक प्रयासों में पहला जो फ्रेंच विद्वान द्वारा गारसादा तासा है, जिन्होंने इतवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्षा क्रमानुसार दिया है। गारसादा तासा के बाद शिव सिंह सेंगार द्वारा शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई है। और इस तरह से 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों और लेखकों की लिपिबद्ध सूचीबद्ध उन्होंने इसमें लिस्ट आउट किया है और उसकी प्रवृत्तियों के, उसकी विशेषताओं का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसी के आधार पर, इसी की कड़ी में हमको देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इतिहास लेखन में भी मिश्र बंधुओं की भूमिका कहाँ तक रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के आरंभिक दौर में मिश्र बंधु, ये तीनों भाई है मिश्र, जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों और उनकी कृतियों का उल्लेख और विवरण 4 भागों में 8 खंडों द्वारा विस्तृत वर्णन किया है। 4 भागों में पहले 3 भाग का प्रकाशन 1914 में 3 भागों का प्रकाशित किया है। मिश्र बंधु विनोद किताब का नाम है, जिसे मिश्र बंधुओं ने लिखा है। और चौथा भाग का प्रकाशन पब्लिश 1934 में, अर्थात लगभग 20 साल के बाद उन्होंने चौथे भाग को प्रकाशित किया है। देखिए 20 साल लगे हैं, 20-25 साल लगे। ये हिंदी साहित्य के मिश्र बंधु विनोद ने 5000 कवियों और उनकी कृतियों, कृति का मतलब होता है क्रिएटिविटीज, बुक्स, उनके द्वारा प्रकाशित किताबें, किताबों को कृति कहते हैं। कृतियों का उल्लेख यहाँ पर 5000 उनके कवियों और उनके कविताओं का उल्लेख, कृति किताबों का उल्लेख यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद में दिखाई देता है। उससे पहले हिंदी नवरत्न नाम की पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें 9 कवियों की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। और वो 9 कवि कौन थे? अब नवरत्न तो हमारे पास बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रामाणिकता है, उसका बहुत ही प्राधान्यता है। जैसे नवरत्न कहा जाता है, नवरस कहा जाता है, नव दिशाएँ कही जाती है, इस तरह से तमाम बातें होती है। 8 दिशाओं का वर्णन है, उसमें से एक प्रमुख स्थान को देखते हुए नवरत्न,
नव रस, नवग्रह, इस तरह से नवधान्य, तो इस तरह से नवरत्न, नव की अति प्रधानता है, नव को पूर्णांक माना जाता है। तो उन्होंने 9 कवियों को लिया है, जिसमें तुलसी है, सूरदास है, देव है, भूषण है, बिहारी लाल है, केशवदास है, मतीराम है, चंद्रवरदाई है और हरिश्चंद्र है। इस तरह से सूर, तुलसी, देव, भूषण, बिहारी, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र, ये 9 कवियों को लेकर उनकी कविताओं का उल्लेख हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु विनोद ने लिखा है। उसी के में भी एक छोटा सा इतिहास की झलक इसमें हमको दिखाई देती है। इनके साथ ही एडविन ग्रीव्स ने भी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित करके उसमें हिंदी के प्रमुख रचनाकारों और कवियों को स्थान दिया है। हम सभी ये तमाम जो बातें हैं, ये सारी बातें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने, हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख झलकियाँ, यानी इससे पहले इतना ही नहीं, इनके आधार पर भी कुछ और लिखा गया है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव और 252 वैष्णवों की वार्ता प्रकाशित कर कर आरंभ में इतिहास लेखन के लिए नींव रखा है। नाभादास द्वारा भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहिब, गोसाई चरित्र के माध्यम से भी उन्होंने भक्तमाल में भक्त कवियों को, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास, गुरु नानक आदि ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को, संत कवियों को लिया है। और गोसाई चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास की संपूर्ण जीवन चरित्र और उनकी कृतियों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में वर्णन किया है नाभादास ने। ध्रुवदास द्वारा भी भक्त नामावली, संत बाणी संग्रह, 24 संत कवियों की चर्चा ध्रुवदास ने भक्त नामावली नामक पुस्तक में किया है। ये सभी आधारभूत ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, हिंदी साहित्य के लेखन में सहायक सामग्री के रूप में हमको प्राप्त होती है। यानी एक इतिहास को लिखने के लिए कैसे कैसे किन किन तत्वों को, किन किन आधारभूत ग्रंथों की रचना संकलित करना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है, उसको अध्ययन करना पड़ता है, जांचना पड़ता है, परीक्षा करनी पड़ती है, परखना पड़ता है, ये तमाम बातों को परखा गया है। अब कालिदास हजारा नामक पुस्तक में 292, इससे पहले हम देखें गोकुलनाथ ने 252 वैष्णवों की वार्ता, तो यहाँ पर कालिदास हजारा में 292 कवियों की 1000 कविताओं का वर्णन किया है। सतकवि गिरिविलास में केशव, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी समेत 17 कवियों की कविताओं का प्रकाशन इसमें सतकवि गिरिविलास में दिखाई देता है। और सरदार कवि द्वारा भी श्रृंगार संग्रह में, श्रृंगार संग्रह नामक किताब का नाम है, इसमें काव्यों के विविध अंग और 125 कवियों का उल्लेख किया गया है। काव्य के कितने अंग होते हैं, काव्य के कितने प्रकार होते हैं, काव्य की कितनी शैलियाँ होती है, काव्य के आदि आदि अंगों के बारे में, काव्यों के पार्ट्स के बारे में खुलासा, विशेषण, विश्लेषण इसमें इन्होंने श्रृंगार संग्रह में किया है। श्रृंगार का मतलब ही एक तरह से कविता में रस प्रदान करना होता है। तो इस तरह से श्रृंगार संग्रह के मतलब काव्य में रस प्रदान करना, काव्य में सुंदरता लाना, काव्य में काव्य की उत्कृष्टता को बताना, काव्य की श्रेष्ठता को बताना ही श्रृंगार संग्रह की विशेषता है। तीसरा से काव्य की विशेषताओं का, काव्यों के विविध अंगों का वर्णन, विपुल वर्णन, व्यापक वर्णन, विस्तृत वर्णन हमको सरदार कवि द्वारा श्रृंगार संग्रह में काव्य के विविध अंगों के रूप में 125 कवियों का उल्लेख इसमें किया गया है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अहम भूमिका, प्रधान भूमिका। अब यहाँ से हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का एक प्रामाणिक स्वरूप हमको दिखाई देता है। इससे पहले जितने भी हम लोग देखें, ये आधारभूत बेस था, नींव था, एक सबूत था।
उसके बाद में हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही वो पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम देकर, स्पष्टतः नाम देकर, क्लियर कट नामकरण कर कर उन्होंने यही हिंदी साहित्य का इतिहास है ऐसा कहा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना का सूत्र क्या है, आरंभ क्या है, प्रमाण क्या है, तो वास्तव में देखा जाए तो नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी लिपि की जो नागरिणी प्रचारिणी सभा इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कह रहे हैं, जो इलाहाबाद में बहुत ही समस्त भारत में, एक तरह से अखिल भारत में हिंदी प्रचार प्रसार में अनुपम योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा किया जाता था। एक हिंदी शब्द सागर, एक विपुल वोकैबुलरी, मानो एक डिक्शनरी को तैयार करना, शब्दावली को तैयार करने का कार्य नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा किया जा रहा था। तो उसकी भूमिका, प्रीफेस लिखने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है। उसकी भूमिका ही है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका ही बड़े अर्थ में, बड़े पृष्ठों में लिखा गया है। और उसको ही, उस भूमिका को कुछ परिवर्तित करके, कुछ संशोधित करके, कुछ सुधार करके, कुछ जोड़ कर, कुछ निकाल कर उसका एक गुणात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्र रूप से, क्योंकि इससे पहले जो हिंदी शब्द सागर जो लिखा गया था उसकी भूमिका के रूप में था, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में 1909 से लेकर 1910 के बीच में एक विस्तृत पुस्तक आकार में लाया गया और इसका नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है और उनका कालखंड के आधार पर, कालक्रम के आधार पर, समय सीमा के आधार पर उन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। उसका नाम भी दिया है, उसका नामकरण भी किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इस तरह से उन्होंने उसका नामकरण करते हुए बहुत ही विश्लेषणात्मक, विस्तृत ढंग से स्पष्टकरण देते हुए उन्होंने 4 कालों का विभाजित किया है। उतना ही नहीं, केवल भक्ति काल को भी उन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित किया है। भक्ति काल में भी उन्होंने 2 प्रमुख धाराओं का उन्होंने वर्णन किया है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा, यानी एक भगवान के आकार को मानने वाले, एक भगवान के निराकार स्वरूप को मानने वाले। ये दोनों कवियों के, दोनों विचारधाराओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और सगुण धारा में भी 2 कवियों का, राम भक्ति शाखा को राम को लेकर उपासना करने वाले, लिखने वाले, और कृष्ण की उपासना कर कर कृष्ण के बारे में लिखने वाले, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये 2 हो गए। और ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञान के आधार पर, प्रेम के आधार पर भी उन्होंने यहाँ पर भक्ति को ही विशेष प्रधानता देते हुए एकदम शुद्ध और सात्विक, दार्शनिक तथा धार्मिक आधार को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। और इन्होंने इतना ही नहीं, आगे चलकर जो भक्ति काल है, भक्ति काल ऐसा समय था जब इस्लाम के आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण होते रह रहे थे और जनता में त्राही त्राही मच गई थी। इतना नहीं, समाज में भी जाति, पंथ, प्रथा के आधार पर भेद विभेद होने लगे थे। समाज पतन की अवस्था में था, तो पतनावस्थ समाज को उत्थान की ओर ले जाने के लिए जो चेतना प्रदान करने के लिए जो साहित्य लिखा गया है, गिरते को उठाने का जो कार्य किया गया है, जाति भेद प्रांत के आधार पर विभेद जनता को वहाँ पर फिल्म में एकता लाने का जो प्रयास किया गया है, तो ऐसा उत्कृष्ट कार्य हुआ है। इसलिए भक्ति काल को विशेष प्रधानता देते हुए उन्होंने इस काल को स्वर्ण काल भी माना गया, गोल्डन पीरियड माना है। इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं, वो आगे चलकर आगे की कक्षा में, अगली कक्षाओं में हम लोग उसका खुलासा करेंगे। तो इस तरह नहीं, कवियों, साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी विस्तार से चित्रण भी और मूल्यांकन भी इसमें किया गया है। और यहाँ पर देखते हैं हम
हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक छोटी सी झलक चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत है। और इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो प्रयास हुआ है, आज तक जो प्रयास हो रहा है, वो भी हम लोग देखते हैं।